हेलो, नमस्कार। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी जीएस निर्णायक के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में 8 प्रैक्टिस सेट की इस श्रृंखला को हम लोगों ने सफलतापूर्वक मिलकर कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है कि आप इसका नोट्स बना रहे होंगे और महत्वपूर्ण चीज़ों को जो मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा उनको ज़रूर लिखते होंगे। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पहला प्रश्न, चोल प्रशासन और उर चोल प्रशासन में उर और सभा के बीच प्रमुख अंतर क्या था? देखिए, चोल प्रशासन, चोल आप जानते हैं दक्षिण का शक्तिशाली वंश है, राजवंश था और इसकी सबसे जो बेहतरीन विशेषता है वो क्या है? पूछे कि चोल प्रशासन की जो सबसे बेहतरीन विशेषता है उसको लिखिएगा ग्रामीण स्वशासन। परीक्षा में पूछता है तो क्या है? ग्रामीण स्वशासन। यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे देखिए, एक पूर्व संस्था कार्य करती है, एक सभा कार्य करती है, एक नगरम कार्य करता है। पहले नगरम को देख लीजिए, यह व्यापारियों या व्यापारिक नगरों की संख्या थी, नगरों की संस्था थी। व्यापारी, व्यापारियों या व्यापारिक नगर, जैसे आज भी व्यापारिक नगर है, जैसे ग्रेटर नोएडा, सतहरिया, गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब क्या है? व्यापारिक नगर स्थापित किए गए थे। वैसे उस समय जो व्यापारिक नगर होते थे, उनमें जो संस्थाएं कार्य करती थी, उन्हें नगरम कहा गया। सभा उस समय सभ्रांत, सभ्रांत या कहें ब्राह्मणों की जो संस्था होती थी, ब्राह्मणों की जो संस्था होती थी उसे क्या कहा गया? सभा। और सामान्य जनों की जो संस्था होती थी, सामान्य जनों की जो संस्था होती थी उसे क्या कहा गया? उर कहा गया। और एक ग्रामीण स्वशासन में ये लोकतांत्रिक पद्धति पर चुने जाते थे और ये जिस विधि से चुने जाते थे उसे कुडवलय कहते हैं। कुडवलय, लॉटरी सिस्टम इसे बोलते हैं। इतना याद रखिएगा। और ग्रामीण स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख। इस सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? उर क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है, जबकि उर सामान्य बी ऑप्शन हमारा सभी ब्राह्मण बस्ती की स्थानीय संस्था थी। सभा ब्राह्मण बस्ती की स्थानीय संस्था, जबकि उर क्या है? सामान्य ग्राम की संस्था थी। प्रश्न नंबर 2, भारत में निष्क शब्द क्या है? तो निष्क आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में आभूषणों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में यह मुद्रा का कार्य करने लगी। तो देखिए, आभूषण एवं मूल्यवान धातु इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतों में लागू की? आइए, द्वैध शासन, बहुत प्रश्न इससे हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लेने का पूरा प्रयत्न किया है जो एग्जाम में आते हैं, इसीलिए बार-बार मैं बोलता हूँ कि यह प्रश्न बार-बार एग्जाम में आता है, यह प्रश्न बार-बार आता है, तो मैं वही प्रश्न लेने का प्रयास भी करता हूँ। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से कहाँ पे लगाया गया? प्रांतों में लगाया गया था। और 1935 के अधिनियम से कहाँ लगाया गया था? केंद्र में लगाया गया था। ठीक है। और 1935 के अधिनियम से ही प्रांतों से द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। तो यह देखिए कि द्वैध शासन प्रांतों में किस अधिनियम से लगाया गया? तो 1919 से। खत्म किससे किया गया? 1935 से। केंद्र में किससे लगाया गया? 1935 से। भारत शासन परिषद अधिनियम, इसे क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले उस समय क्या थे भाई? बताइएगा, वायसराय के सचिव? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी से मुसलमानों को क्या दिया गया था?
मुसलमानों को मताधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा कि मॉर्ले सचिव थे या मिंटो सचिव थे। इन दोनों में से कौन सचिव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महावीर स्वामी के प्रथम गणधर कौन थे? तो पहले गणधर कौन थे जान लीजिए। महावीर स्वामी ने अपना जो संघ बनाया था, उसमें 11 गणधरों की नियुक्ति की थी। और 11 गणधर कौन थे? 11 गणधरों की नियुक्ति की थी। 11 गणधर कौन थे? ये ब्राह्मण थे। 11 ब्राह्मण। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था कि जैन परंपरा में ये उपदेशों के प्रमुख प्रचारक थे। जैन परंपरा में उपदेशों के प्रमुख प्रचारक थे। और पहले प्रथम गणधर पूछ रहा है कौन है, तो इंद्रभूति गौतम हो जाएगा। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का प्रमुख कौन गणधर बना था, तो सुधर्मा स्वामी हो जाएगा। सुधर्मा स्वामी के बाद कौन बनेगा? जम्बू स्वामी बनेंगे। जम्बू स्वामी। तो ये जो 11 बने हैं, इनमें पहला कौन है? इंद्रभूति गौतम। और जब महावीर की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद कौन बनेगा संघ का अध्यक्ष? सुधर्मा स्वामी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के आंदोलनों में रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि तो गांधी जी जो रचनात्मक कार्य चलाते थे, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताएंगे। तो जानते हैं आप लोग कि गांधी जी स्वदेशी को बढ़ावा देते थे, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समाज में आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। गांधी जी की एक ग्रंथ किताब है, इसका नाम पूछता है हिंद स्वराज, कब लिखी गई थी? यही पूछता है एग्जाम में, 1909 में। मेरे सत्य के मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या सत्य के प्रयोग, जो भी आपको सही लगे लिख लीजिए। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग, कब लिखी गई थी? 1927 में लिखी गई थी। एक आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। कब की थी? 1904 में। फिर टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की? टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब की? 1910 में। कहाँ पे की थी? साउथ अफ्रीका में। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना, चलिए पहले उसको लिख लेते हैं जिसमें सब लोग जाते हैं। साबरमती। साबरमती की स्थापना कब की थी? साबरमती की स्थापना 1915 में की थी। सेवाग्राम की स्थापना, ये सब आश्रम है और ऊपर दो किताबें हमने बताया। सेवाग्राम की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र में की। और कब की? 1936 में। मुगल काल में जब्ती व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो यह भूमि राजस्व का निर्धारण से संबंधित थी। एक व्यवस्था यहाँ पे और देखी जाती है, दहसाला व्यवस्था। और दहसाला व्यवस्था में 10 वर्षों की, जैसे पिछले 10 वर्षों की, मान लीजिए 2026 चल रहा है, तो 25, 24, 23, 22, 21 ऐसे ही 10 वर्षों के उपज का औसत निकाल करके कर का निर्धारण किया जाता था। दहसाला व्यवस्था से कौन संबंधित है? टोडरमल। टोडरमल ने इस व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी, तो उसमें दिल्ली में कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। समय, किस समय इसकी स्थापना हुई थी? तो 1336 में हुई थी। किसने की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इनके एक गुरु हैं, उनका क्या नाम था? विद्यारण्य। विद्यारण्य के ही मार्गदर्शन में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आपको देखने को मिलते हैं और यह एग्जाम में पूछता भी है, चारों वंशों का क्रम क्या है। तो आप कोई भी चीज़ सस्ती तो नहीं खरीदना चाहेंगे,
कोई भी चीज आप सस्ती खरीदेंगे कि महंगी? आप कहेंगे कि हम सस्ती खरीदेंगे, और सस्ता इस तरह लिखा जाएगा, SSTA, यानी संगम वंश। संगम वंश। फिर दूसरा सालू वंश। फिर टुलु वंश। फिर अरिकामेडु, या अराविदु बोलते हैं, अराविदु। तो सस्ती चीज आप नहीं खरीदेंगे, सस्ता संगम वंश। यही संगम वंश जो है, हरिहर और बुक्का के पिता की का नाम संगम था, उन्हीं के नाम संगम वंश पड़ा। तालु वंश उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तुलु वंश से एक शासक हैं कृष्णदेव राय, इनका नाम याद रखिएगा, KD राय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसानों की स्थानीय शिकायतें राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था भारत में? 1915 में गांधी जी आए थे। 1916 में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनसे गांधी जी से कौन मिलने जाता है? तो राजकुमार शुक्ल मिलने जाते हैं। राजकुमार शुक्ल जी मिलने जाते हैं और अपनी समस्या से अवगत कराते हैं गांधी जी को। समस्या इनकी क्या है? तीन कठिया पद्धति। क्या है समस्या? तीन कठिया पद्धति। क्या है तीन कठिया पद्धति? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। बाद में गांधी जी जाते हैं और वहां पे अपने सत्याग्रह के प्रयोग से किसानों को इससे मुक्ति दिलाते हैं। 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो मेरठ इसका सही जवाब हो जाएगा। कानपुर से किसने किया था भाई? नाना कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। झांसी से किसने किया था? खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मी बाई। दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर ने किया था। आप बताएंगे कि इलाहाबाद से किसने किया था? कहाँ से? इलाहाबाद से किसने किया था? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद का आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। यदि इसमें पूछे कि वायसराय कौन है, वायसराय कौन था? डफरिन थे, डफरिन। इसके मुख्य सचिव कौन थे? किसकी भूमिका से कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो A.O. ह्यूम थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। आइए पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं कि मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? मूल संरचना का सिद्धांत, इससे एक संबंधित वाद पूछता है, केस पूछता है, जो सुप्रीम कोर्ट में चला था। केशवानंद केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। कब आया था भाई ये? 1973 में। और इस पे अब तक की सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी, जिसमें कुल 13 न्यायाधीश थे। और इसमें निर्णय यह लिया गया कि संसद संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। पूछा गया कि मूल संरचना क्या होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल संरचना को हम लोग समय समय पर निर्धारित करेंगे। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि किससे संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32। और इसमें कितने प्रकार की रिट जारी की जाती? 5 प्रकार की।
अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है और अनुच्छेद 21 भी स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 250 हो जाएगी अधिकतम सदस्य संख्या। यहीं पे लोकसभा की भी लिख लीजिए। किसकी? लोकसभा की। पहले 550 52 थी, अब 550 हो गई है। 104वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन से दो जो एंग्लो इंडियन को सीट दी जाती थी, इसको खत्म कर दिया गया और अब वर्तमान में कितनी है? 550। राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं, राज्य में जो विधानसभा होती है, उनमें अधिकतम संख्या 500 होगी और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। या तो 500 विधायक रहेंगे या न्यूनतम 60 रहेंगे। अपवाद भी होता है कहीं कहीं। अपवाद कहाँ कहाँ का है? जैसे गोवा, गोवा और मिजोरम में कुल 40-40 विधायक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने होते हैं? 60 होते हैं। ये तो अपवाद नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए। अपवाद गोवा मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 249। इसमें लिखा है कि यदि राज्यसभा को यह लगे कि कोई विषय राष्ट्रीय हित में है, तो वह अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दे, तो सरकार को उस विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो जाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैराल्ड डोमर मॉडल, देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से लेकर के 56 तक, इसमें कृषि को ध्यान में रखा गया था और इसका मॉडल पूछता है एग्जाम में बार बार। कौन सा मॉडल हो जाएगा? हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैराल्ड डोमर मॉडल, दोनों अर्थशास्त्री थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्थिक वृद्धि और निवेश के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए। ठीक है। और मुख्य फोकस किस पे किया गया था? कृषि पे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1956 से 61, ये किस पंचवर्ष उस पे मॉडल पे थी? तो महाल नोबिस मॉडल। महाल नोबिस मॉडल। और इसमें उद्योगों को क्या दी गई थी? प्रमुख। भारत में योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या है? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 66 तक, आपको पता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और उसमें सूखे की भी स्थिति थी। आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1966 में देशवासियों से अपील की थी कि क्या करने के लिए भाई? एक टाइम का भोजन ग्रहण करने के लिए। तो उस समय युद्ध की स्थिति थी, सूखे की स्थिति थी, आर्थिक संकट की स्थिति थी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 1966 से लेकर के 1969 तक क्या चलाया गया था? योजना अवकाश था, अर्थात 5 वर्षीय योजनाएं न बन के एक एक वर्षीय की योजनाएं बन रही थी। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय मानसून के संदर्भ में यल नीनो की घटना सामान्यतः किससे संबंधित मानी जाती है? तो यल नीनो और नीना। देखिए, एक होता है यल नीनो, यल नीनो, और दूसरा होता है ला नीना, ला नीना। ये दोनों घटनाएं कहाँ पे होती हैं? प्रशांत महासागर में होती हैं। दोनों घटनाएं प्रशांत महासागर में होती हैं। यल नीनो क्या करती है? सतह को गर्म कर देती है और ला नीनो ठंडा कर देती है। वर्तमान में जो है चल रही है यल नीनो ही चल रही है और इसीलिए अनुमान लगाया गया था कि बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ खेल है प्रकृति का।
काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? तो लोहा, मैग्नीशियम, चूना सभी पाए जाते हैं। लोहा एवं मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है कि नहीं? इसकी विशेषता क्या है काली मिट्टी की? तो जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी? रेगुर। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और लाल मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी पूछता है कि लाल मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात फर्स्ट नंबर पर आ जाता है, जिसकी 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा समुद्र से लगती है। तमिलनाडु सेकंड पे आ जाता है। थर्ड पे बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और फोर्थ की बात करेंगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी होती है, किसकी? आयरन की कमी होती है, तो उसे एनीमिया की समस्या हो सकती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी ग्रीन हाउस गैसें केवल मानवीय गतिविधियों से नहीं भाई, जानवरों की गतिविधियों से भी होता है, खेतों से भी उत्पन्न होता है। जल वाष्प भी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को हमेशा कम करता है, नहीं भाई ये बढ़ाता है। ऑक्सीजन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, गलत है। जल वाष्प भी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। और सबसे प्रमुख जो है वो जलवाष्प ही है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस कौन सी है? जलवाष्प है। फिर CO2 आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन आ जाता है। मीथेन धान की खेतों से जानवरों जो गाय भैंस जुगाली करते हैं उससे। CH4 इसको कहते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन, ओजोन, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील, आइए पहले जल में घुलनशील देख लेते हैं। WBC। तो W से क्या हो जाएगा? वाटर। और B और C किस में घुलनशील है? वाटर में। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो B तो होगा नहीं, C होगा नहीं, B और C होंगे नहीं, तो बचेगा कौन? D। और इसके अलावा कौन कौन से हो जाते हैं? AEK, हेडेक, ठीक है। इतने विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में। ADE के। और बी और सी किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो आपको पता होगा कि 7 प्रमुख निष्क्रिय गैस होती हैं। हीरण, हीरण निकला, आगरा, 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 कानपुर, जंगल, जंगल में न रहा। एक ट्रिक है कि हिरण निकला, अर्थात हिरण मतलब इसको बोलेंगे EHE, हीलियम। फिर निकला अर्थात नियान, NI। आगरा मतलब AR, आर्गन। कानपुर मतलब KR, क्रिप्टॉन। जेनान, जंगल का जेनान हो जाएगा EXE, जेनान इसको बोलते हैं। न रहा, रेडान, रेडान, आर्यन। और एक कृत्रिम है, एक कृत्रिम निष्क्रिय गैस है, इसको बोलते हैं ओगा।
ओगानेशन, ओजी, कुल 7 हो गए। ठीक है। कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो हीलियम, पहली हो जाएगी हीलियम। हिरण निकला कानपुर जंगल में न रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्रंथि युग्म सही सुमेलित है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलती है भाई? अग्नाशय से, अग्नाशय से। ये गलत हो जाएगा, थायराइड नहीं है। और इंसुलिन का कार्य क्या है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करने में मदद करता है। जो रक्त मान लीजिए ब्लड है, इसमें ग्लूकोज अर्थात मीठे के स्तर को जो कंट्रोल करता है, इंसुलिन करता है। जब शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो यही इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एड्रेनालिन। ये अधिविक्र ग्रंथि से निकलता है और इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट। एड्रेनलिन को क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट, लड़ो अथवा भागो। मतलब जब आप तनाव की स्थिति में हो, खतरे की स्थिति में हो, उस समय आपका जैसे जो निर्णय लेते हैं, कभी-कभी देखते हैं कुत्ते को देख के ही यदि आप भागने लग गए तो आपका एड्रेनलिन जो है वो उस समय फ्लाइट का कार्य करा रहा है। कहीं पे गलत होते देख यदि आप लड़ रहे हैं तो भी एड्रेनलिन ही कार्य कर रहा है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। रैम क्या है? अस्थाई मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है? अस्थाई है। इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या है? ये द्वितीयक मेमोरी है। और रैम और रोम प्राथमिक मेमोरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण है कि इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ सर्वर पर डेटा सेवाओं का उपयोग कर लेना क्लाउड कंप्यूटिंग। एआई में चैट जीपीटी किस श्रेणी का उदाहरण है? तो यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्टम है, चैट जीपीटी। किसी सरकारी सेवा का इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था को, जैसे मान लीजिए आपको सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेना है और आप इंटरनेट के माध्यम से गए फॉर्म भर दिए, ई गवर्नेंस उसको बोलते हैं। क्या? ई गवर्नेंस। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है शिक्षण सामग्री, असाइनमेंट, मूल्यांकन एवं शिक्षार्थी गतिविधियों को व्यवस्थित करना। आज की रही ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।